स्वागत है कि मित्रों, हम लोग मेष लगन की चर्चा कर रहे हैं और फिलहाल गुरु ग्रह के पाठ चालू कर रखे हैं। तो गुरुदेव अगर आपके तीसरे स्थान में प्लेस हो, मिथुन राशि पे तीसरा स्थान और गुरु ग्रह, कैसा फल हम लोगों को प्राप्त हो सकता है नक्षत्र अनुसार, राशि अनुसार, भाव अनुसार और कारक अनुसार। तो कारक की बात जहाँ तक की जाए, गुरुदेव के क्या कारकत्व है, तीसरे स्थान के क्या कारकत्व है, मिथुन राशि के क्या कारकत्व है और जो नक्षत्र है उनके क्या क्या कारकत्व है, वो सब के डिटेल में अगर आपको जानकारी करनी है, जो होनी भी चाहिए। अगर आप ज्योतिष में रुचि लेते हैं तो हर चीज़ की जानकारी आपको डिटेल के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कारकत्वों का स्वामित्व है नक्षत्रों को प्राप्त है, उसके बाद में ग्रहों को, फिर राशियों को और फिर भावों को। तो उसके अनुसार जब सबको सम्मिलित करके आप पाठ या फलादेश करेंगे या फलों को जानने की कोशिश करेंगे तो सब चीज़ें दिमाग में होनी, या फिर एक एक चीज़ को रीड करके बाकी ग्रहों की युति दृष्टि वगैरह मिला के वो सब अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। ऐसे हम लोग केवल पुस्तकों में पढ़ के अगर ये सोचे कि पुस्तक में ये लिखा है तो ऐसा फल होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। चलिए, अगर गुरु ग्रह मिथुन राशि पे अंशों के हिसाब से जब बल देखा जाता है, तो मैं हर पाठ में बोलता हूँ, एक तो नक्षत्र की बात और एक अंशों के हिसाब से बलों की बात। उसका कारण भी है, शुरू में जब पाठ चालू किए थे तब मैंने बताया भी था कि जब तक पाठों का समापन होगा तब तक दो चीज़ें आपको याद हो जाएगी, कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र होते हैं और अंशानुसार कैसे बल प्राप्त होता है ग्रहों को। विषम राशि है, विषम राशि में प्रथम 6 अंश तक ग्रह बाल्यावस्था में रहेंगे, 6 से 12 अंश तक कुमारावस्था में रहेंगे, 12 से 18 अंश तक युवा अवस्था में रहेंगे और 18 से 24 अंश तक वृद्धावस्था में, 24 से 30 अंश तक मृतावस्था में। कोई भी ग्रह सम राशि में इसके अपोजिट हो जाएंगे और विषम राशि में इस तरह से रहेंगे। लेकिन ये जो युवा है 12 से लेकर 18 अंश वाले, ये सम और विषम में सेम ही रहते हैं और जो बोला गया उसी अनुसार आपको फल भी प्रदान करेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह युवा अवस्था और मृतावस्था का जो होता है वो बहुत कम मात्रा में फल आपको देता है। कुमार अवस्था और वृद्धावस्था, इसमें बैठे हुए ग्रह, इसके अंशों के अनुसार बैठे हुए ग्रह आपको, आप ये समझिए कि अपने पूर्ण फल से आपको 50% के आसपास आपको फल प्रदान करवाते हैं और युवा अवस्था वाले ग्रह आपको संपूर्ण फल प्रदान करते हैं। वो कुंडली में कहीं पे भी बैठे, उसकी सम और विषम राशि के अनुसार अगर वो 12 से 18 अंश तक है तो चाहे सम राशि में हो चाहे विषम राशि में हो, वो पूर्ण बली है। अब जो लिखा गया है, जो सूत्र हम लोगों को प्राप्त होता है पुस्तकों से या चैनल के द्वारा भी जो विद्वानों के द्वारा बताया जाता है, वो ऐसा का ऐसा जन्म कुंडली में अप्लाई होगा। इसके लिए आपको अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। जब तक आपका अभ्यास संपूर्ण नहीं होगा, जब तक आप वरक कुंडली और दशा महादशा और बाकी चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक ये सूत्र आपको भी समझ में नहीं आएगा। हम केवल इतना ही बोल सकते हैं आपको कि इनका बहुत कुछ डिपेंड आपके लग्न के अंश से होता है। लग्न के अंश के जितने नज़दीक जो ग्रह होते हैं वो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। वो अपनी कारकों के हिसाब से, अपने राशि के भावों के हिसाब से जो भी अच्छे और बुरे हैं वो वैसा पूर्ण फल आपको प्रदान करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि के अंतर्गत मृगशिरा नक्षत्र का तीसरा और चौथा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। उस तीसरा और चौथा चरण मतलब मिथुन राशि के अंतर्गत जो भी ग्रह 0 अंश से लेके 6.40 डिग्री तक होगा वो मृगशिरा नक्षत्र में होगा। 6.40 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक अगर कोई ग्रह है मिथुन राशि में तो वो आद्रा नक्षत्र के अधीन होगा, और 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक अगर कोई ग्रह है तो वो पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत होगा। तो ये सब याद करने का मतलब इतना ही है कि आपको जैसे कोई कुंडली मिली, उसमें ग्रह के अंश आ गए, तो आप ये याद होने से आप आराम से उसको पकड़ सकते हैं कि ये ग्रह जब जातक का जन्म हुआ था तो कौन से नक्षत्र पे थे। ये सब चीज़ें याद होने से बहुत सी अननेसेसरी जो पुस्तकें खोल के देखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ग्रहों के अंदर नक्षत्रों का जब तक आप समझेंगे नहीं
कि आपको पता चल गया कि आपका गुरु ग्रह मिथुन राशि पे 22 डिग्री का है। अब 22 डिग्री का गुरु ग्रह है तो कौन से नक्षत्र में होगा? तो पुनर्वसु के प्रथम चरण में होगा। ये आपको याद होना पड़ेगा। जब पुनर्वसु के प्रथम चरण में होगा तो पुनर्वसु नक्षत्र के कारकत्व क्या है, उसका स्वामित्व किसके पास है, और वो आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, ये सब चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी लगन की कुंडली हो, कोई भी लगन हो, चाहे मेष हो, वृष हो, मिथुन हो, आपको लग्नाधिपति की अवस्था आपकी कुंडली में आपको देखनी पड़ेगी। बली है, नहीं है। क्यों? जब तक आपका लगन बली नहीं होगा, मतलब आप खुद स्वस्थ, अच्छे दिमाग, अच्छा शरीर जब तक आपको प्राप्त नहीं होगा, तब तक बाकी जो भोग प्राप्त होंगे आपको, उन भोगों को आप भोगेंगे। किस तरह से भोगेंगे? उनको भोगना तो पड़ेगा ना। अगर आप स्वस्थ है, आपका दिमाग स्वस्थ है, आपका शरीर स्वस्थ है, आपकी सब इंद्रियां ठीक से काम कर रही है, वो बताएगा आपका लग्न और लग्नाधिपति। तो बाकी जो भी भोग है, अच्छे और बुरे, उनको आप आराम से भोग सकते हैं। और अगर लगन कमजोर है और बाकी सब सुख है आपके पास, तो वो सुख फिर वो समाज को, परिवार को सुख देने के लिए है। आपको तो कुछ सुख मिला नहीं। से कि आप करोड़पति है और वैद्य या डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आप कुछ नहीं खा सकते, केवल दाल का पानी पी सकते हैं और सूखा रोटी खा सकते हैं, तो फिर वो सुख क्या काम आए आपके? तो ऐसा ही कुछ है। हमेशा ध्यान रखिए, लगन को, लग्नाधिपति को बली होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो उसकी व्यवस्था भी आपको खुद को अपने आचरणों में सुधार करके, अपने दैनिक दिनचर्या में सुधार करके, या उससे संबंधित उस ग्रह को बल प्रदान करके, चाहे मंत्र जाप द्वारा हो, चाहे हवन यज्ञ द्वारा हो, चाहे उससे संबंधित रिश्तेदारों का सम्मान के द्वारा हो, उसको हमेशा एनी टाइम आपको बली रखना पड़ेगा। बल प्रदान उसको करते रहना पड़ेगा। अब गुरु ग्रह अगर तीसरे स्थान में हो, तो गुरु के बारे में बोला जाता है कारको भावनाशाय। अब कहाँ तक कारको भावनाशाय होता है, यह आपको अभ्यास के द्वारा पता चलेगा। लेकिन तीसरे स्थान में गुरु ग्रह होने से कुछ विशेष अच्छे फल तीसरे स्थान को प्राप्त नहीं होते। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन गुरु ग्रह यहां से बैठ के वो अपनी पंचम दृष्टि सप्तम स्थान को देंगे, तो आपकी वाइफ बहुत अच्छी होगी, सचरित्र होगी, विद्वान होगी, अच्छे कुल और खानदान से बिलोंग करने वाली होगी, आपका पार्टनरशिप का व्यापार बहुत अच्छा होगा। यहाँ से बैठ के भाग्य स्थान को देखेगा, अपनी राशि को देखेगा, तो आप भाग्यशाली होंगे। आप धर्म में रुचि लेंगे, धर्म कर्म के कामों से संबंधित आपकी दिनचर्या उसी तरह से शुरू होगी। धर्म से संबंधित कामों में रुचि भी लेंगे और खुद भी घर में करवाएंगे, आप खुद भी बहुत धार्मिक होंगे। उसके बाद में यहाँ से ये अपने स्थान, मतलब कारक स्थान, जिसको 11वां स्थान बोला जाता है, वहां पे पूर्ण दृष्टि देंगे, तो उसी के द्वारा, अपने किए हुए कामों के द्वारा यहाँ से अच्छी आय आपको प्रदान करवाएंगे। अब वो आय आपके पैसे से कनेक्ट हो सकती है, जैसे ही आप पैसे कमाने के टाइम में आओ, या फिर आप विद्या बुद्धि के क्षेत्र में आपकी आय ज़्यादा हो सकती है कि आपको पढ़ने के लिए कम मिला, लेकिन आपने समझने का, या आपके अंदर कोई भी चीज़ को समझने की पावर इतनी ज़्यादा है कि आप थोड़ा सा पढ़ के ही उसको पूरी तरह समझ जाते हैं। या फिर इससे संबंधित पराक्रम से जो आय होती है आपकी, वो आय आपको भरपूर मात्रा में प्राप्त होगी। मतलब आपको कमी कोई चीज़ की नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे बैठने के बाद में गुरुदेव आपके भाई बहनों में कुछ न कुछ मन मुटाव आपस में वो लाता रहेगा। लेकिन अगर यहाँ का कारक ग्रह मंगल स्ट्रोंग है, या मंगल अच्छी जगह में प्लेस है, जो कि लग्न का भी अधिपति है, और वो अच्छी दृष्टि इस घर को प्रदान कर रहा है, बल प्रदान कर रहा है, तो फिर वो चीज़ यहाँ पे कम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ से आपकी यात्राएं भी होगी, यहाँ से आपके पराक्रम के द्वारा आप कौन से कामों को अच्छी तरह से करेंगे वो भी देखा जाएगा। यहाँ से छोटी मोटी यात्राएं भी देखी जाएगी। यहाँ से आपका राजनीति के क्षेत्र में, आपके अपने ज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के द्वारा आप कितनी उन्नति करेंगे, क्योंकि गुरु ग्रह ज्ञान के कारक है, धन के भी कारक है। परिवार और समाज में जैसे स्त्री हो, पुत्र हो, वो सब के भी कारक है। तो वो सब में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, परिवार भी लंबा चौड़ा होगा, पुत्र या पुत्रियां भी अच्छी होगी, पुत्रों के लिए विशेष फलदायक रहेगा।
लेकिन पुत्रों से अगर आप ये सोचें कि आपको कोई सुख प्रदान होगा तो वो बाकी ग्रह को देखना पड़ेगा, क्योंकि मेष लगन में यहाँ पे सूर्य को भी देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे सिंह राशि आएगी पंचम स्थान में, तो फिर सूर्य को भी आपको देखना पड़ेगा। तो जिस भाव को भी देखना है, वहां दृष्टि जा रही है गुरुदेव की, तो वो दृष्टि तो अच्छी होगी, लेकिन उस भाव के कारक और उस भाव से संबंधित राशि के अधिपति को आपको अपनी कुंडली में देखना बहुत जरूरी होता है। अगर 6.40 डिग्री तक रहेगा तो यहाँ पे मृगशिरा नक्षत्र में रहेगा, तो मृगशिरा नक्षत्र का स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है, तो उनको तो देखना ही है। लेकिन मंगल देव से संबंधित या मृगशिरा नक्षत्र से संबंधित कुछ बातें यहाँ पे जातक के साथ हो सकती है। कि जातक थोड़ा बन संवर के रहेगा, थोड़ा भोग वगैरह के काम जैसे परफ्यूम वगैरह हो, ये सब ज़्यादा यूज करेगा, या अपने आप को साफ सफाई से रखेगा। देखने में ऐसा जातक सुंदर भी होता है, देखने से मतलब सम्मोहन टाइप का भी, हिप्नोटाइज टाइप का भी कोई चीज़ हो सकता है। उसके बाद में आद्रा नक्षत्र आ जाएगा। 6.40 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि में अगर गुरुदेव है, तो ये चीज आपको यहाँ पे कुछ अलग प्रभाव देके जाएगी कि आप मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति, योग या ध्यान शक्ति, ये सब चीजों में आपकी रुचि होगी, या आप उन चीजों के साथ जुड़ भी सकते हैं। ऐसी कुछ भावनाएं या ऐसी कुछ इच्छाएं गुरुदेव तीसरे स्थान में यहाँ पे बैठ के आपको प्राप्त करवाया जाएगा। लेकिन उन सब को प्राप्त करने के लिए शारीरिक शक्ति की जरूरत पड़ेगी। मेंटली पावर तो गुरुदेव आपको यहाँ पे बैठ के बहुत देगा, लेकिन शारीरिक शक्ति आपके अंदर कितनी है वो मंगल देव डिसाइड करेगा। अगर वो चीज अच्छी है तो फिर ये सब चीजों के साथ आप बहुत डीप और बहुत गहरे तक जुड़ सकते हैं। और भाग्य भी इस चीज में आपका साथ देगा कि कोई कोई को 10 साल लगता है ये सब चीजों में आगे बढ़ने के लिए, और आप बहुत जल्दी उसमें पॉइंट तक पहुंच जाएंगे या उस चीज को प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद में 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक अगर मिथुन राशि में तीसरे स्थान पे गुरुदेव हो तो पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामित्व खुद गुरुदेव को प्राप्त है। यहाँ पे गुरुदेव आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करवा के जाएंगे। मतलब बोला जाता है कि तीसरे स्थान में गुरुदेव का अच्छा फल नहीं होगा, लेकिन अगर पुनर्वसु नक्षत्र में है तो तीसरे स्थान को भी बल मिलेगा। यहाँ पे भाई बहनों का साथ हो, आपके पराक्रम में वृद्धि हो, आपके ज्ञान में वृद्धि हो, संतान वगैरह के पराक्रम में या उनके ज्ञान में या उनकी क्वालिटी में बहुत वृद्धि हो कि वो बहुत उन्नति कर सकते हैं। आपके धन में बहुत वृद्धि हो सकती है। आपके ज्ञान की सीमा आपके घर, समाज, गांव या क्षेत्र या शहर तक को लांग के आगे तक जा सकती है और आप दूर दूर तक फेमस हो सकते हैं। अगर पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव है तो इतना अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे कि बहुत दूर दूर के आदमी आपसे राय लेने आएंगे, आपसे मिलने आएंगे, आपके ज्ञान की चर्चाएं दूर दूर तक फैलेगी। वो ज्ञान किस क्षेत्र में आएगा ये बाकी ग्रहों के ऊपर डिपेंड है, लेकिन यहाँ पे आप फिजिकली कम, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और मतलब ज्ञान के द्वारा बहुत ज़्यादा फेमस आपको गुरुदेव यहाँ पे बनाएगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि सम्मिलित फलों की चर्चा एक ही पाठ में जितनी हो सके कर सकूं। हालांकि ज्योतिष में कोई भी चीज़ संपूर्ण नहीं होती, बहुत से डिपार्टमेंट है, बहुत विभाग है, वरक कुंडलियाँ है, दशा महादशा है, और भी चर दशा है, योगिनी दशा है, स्तोत्री दशा है, गोचर का अपना इफेक्ट है, अष्टक वर्ग का अपना इफेक्ट है। तो सब चीज़ों को लगाने के बाद में ही हम लोग कुछ फलादेश के नज़दीक पहुंचते हैं। इसलिए मैं हर पाठ में बोलता हूं कि आप अभ्यास कीजिए, अभ्यास के बगैर कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप सुनिए, पुस्तकें पढ़िए और उसके बाद में तरह तरह की कुंडलियों पे आपको अभ्यास करना और अभ्यास के अनुसार फलों को प्राप्त करना, फिर जातक के साथ लगाना कि क्या ऐसे ही फल उसको पहले मिले हैं। अगर वो मिले हैं तो फिर अभ्यास से आप उन फलों के या प्रेडिक्शन के बहुत नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। अगर नहीं मिले तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, कुछ बातें या कुछ सूत्र आपसे छूट रहे हैं। फिर दोबारा उसी कुंडली पे अभ्यास चालू कीजिए, आप बहुत जल्दी उसके नज़दीक पहुंचेंगे। अब अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। जय माता की।